जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे शानदार ज़बरदस्त होंगे और एक दिन आप ज़बरदस्त करके भी दिखाएंगे। तो सारे साथियों का स्वागत है। रीनू, हेमंत, नीलेश, दिव्यांशी, लक्ष्मी, सारे दोस्त एकदम से अपनी मुस्कुराहट कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है आपका राजव्यवस्था और सरकार के अंग। यानी कि किसी भी राजव्यवस्था के कौन से ऑर्गन्स होते हैं पॉलिटी के, और किसी भी गवर्नमेंट के कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। और कल जो हमारी बात थोड़ी सी रह गई थी उसको भी पूरा करेंगे। ओके, तो थम्स अप करिए एक बार। आप सब लोग रेडी हैं? कंटिन्यू करते हैं इसको। और आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए 14 क्वेश्चंस में लेके आया हूँ, जिनकी प्रैक्टिस आपको करके दिखानी है। ओके, हम दोस्त कल जिक्र कर रहे थे संविधान जो है, अगर हम बात करें संकलन के आधार पर कितने प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपाइलेशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर करेंगे सारे दोस्त। लेखन या संकलन के आधार पर संविधान कितने प्रकार का होता है। आपने जाना था कि संविधान भैया दो प्रकार का होता है। कॉन्स्टिट्यूशन या तो रिटन हो सकता है या फिर आपका अनरिटन हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या अनरिटन कंप्लीटली अनरिटन होता है? यस और नो? क्या ऐसा संभव है कि संविधान जो अलिखित है इसका मतलब उसमें कुछ भी ना लिखा गया हो? आप कहेंगे ऐसा संभव नहीं है। बस उसको अलिखित इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो अलिखित भाग है, जो अनरिटन पोर्शन है, वो ज्यादा है। इतनी सी बात हमने कल समझी थी। ओके 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 ओके, आगे आते हैं। आज की बात पे चर्चा करेंगे धीरे 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 धीरे। आंसर करेंगे जरा कुछ कल के। मैंने आपको बताया था जो लिखित संविधान होता है, लिखित संविधान है, वो सबसे छोटा किस देश का है? सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? लिखित संविधान हमने बात की थी। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबसे छोटा किस देश का है? ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड, शब्दों के आधार पर, शब्दों के आधार पर मोनाको। कितने शब्द बताए थे मैंने आपको मोनाको के संविधान में? आप कहेंगे भैया 3800 और 14 वर्ड्स आपने बताए थे। फिर हमने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल्स, अनुच्छेदों के आधार पर, अनुच्छेदों के आधार पर किस देश का था? यूएस से। कितने मैंने आपको बताए थे आर्टिकल्स? कितने हैं यहाँ पर? 7 आर्टिकल हैं, 7 अनुच्छेद हैं। वर्ड्स की अगर बात करते हैं 7762, यानी कि 7762 वर्ड्स यहाँ पर हैं। ओके, अब बात करते हैं, छोटे की चर्चा हम कर चुके थे। लिखित संविधान में अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ा संविधान किसका है? किस देश का है सबसे बड़ा संविधान? बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? सबसे बड़ा संविधान। तो हम बोलेंगे सबसे बड़ा संविधान भैया हमने जाना भारत देश का है। अब मेरे प्रश्नों के उत्तर देना। अगर हम बात करें शब्दों के आधार पर, तो शब्दों के आधार पर सबसे बड़ा भी भारत का है, और अनुच्छेदों के आधार पर हम बात करें तब भी सबसे बड़ा भारत का संविधान होगा। भारत के संविधान में कुल शब्द कितने हैं? टोटल वर्ड्स की मैं अगर बात करता हूं, तो आप कहेंगे भैया भारत के संविधान में जो कुल शब्दों की संख्या है वो है आपका 1,17,369 शब्द। 1,17,369 वर्ड्स हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुल अनुच्छेद कितने हैं? कुल अनुच्छेद, मूल संविधान की बात कर रहे हैं हम। टोटल आर्टिकल्स की हम बात करें तो मूल में तो आपका कितने थे? 395। अभी बढ़ के कितने हो चुके हैं? 448। अभी भी एग्जाम्स में पूछा जाता है और 448 को नहीं लेता है। अधिकतम संख्या 395 दिखाता है, तो हम उसी को ठीक मानते हैं। आपको कभी भी इसके लिए साक्ष्य चाहिए? चंडीगढ़ पुलिस इसका साक्ष्य है कि वहाँ 448 विकल्प में दिया और माना गया है। शब्दों की संख्या अनेक परीक्षाओं में पूछी गई है। डीएसएसबी पीजीटी, आपका यूपी पीजीटी में पूछा गया। सीपीओ 2019 आप देखेंगे, ठीक है। एमटीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारत के संविधान में कुल शब्दों की संख्या कितनी है? ओके, ये क्या हो गया आपका? एट प्रेजेंट हो गया, वर्तमान में, वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या। तो ये तो बात हुई दोस्त लिखित संविधान की। अगर मैं आपसे कहूं इनमें सबसे पुराना संविधान कौन सा है, बताएंगे तीनों में फटाफट से? तो आप कहेंगे अमेरिका का संविधान सबसे पुराना संविधान है। किस वर्ष में तैयार हुआ था? कल हमने बात की, अमेरिका का 1789 में तैयार हुआ था। एशिया का सबसे पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब तैयार हुआ? 1889 में, जापान का मिजी संविधान। सबसे पुराना अलिखित अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? वो ब्रिटेन का है। सबसे प्राचीन भी है, सबसे बड़ा अलिखित भी उसको कहा जाता है। मतलब बड़े का तो डिसाइड करना अलिखित में बड़ा मुश्किल है, लेकिन सबसे प्राचीन वो आपका ब्रिटेन का यानी इंग्लैंड का है। इतनी छोटी सी बात क्लियर है। संविधान को किसने इंग्लिश में लिखा था, बताएंगे एक बार? संविधान को किसने अंग्रेजी में लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हिंदी में बसंत कृष्ण वैद। ये भी कल के प्रश्न है, जरा बताएं। इंग्लिश में भारत का संविधान किसने लिखा? प्रेम बिहारी। क्या नाम लिखते थे संविधान के हर पेज पर बाएं तरफ? क्या लिखते थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हिंदी में बसंत कृष्ण वैद। और संविधान को सजाने का काम किसने किया, यानी कि उस पर अलंकरण या एडोर्नमेंट किसने किया, ये मैं आपसे पूछूं, बताएंगे? एडोर्नमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पर अलंकरण टीम भी थी। ठीक है, लेकिन कभी भी एक नाम आएगा तो किस नाम को चुनेंगे? देखो बफरिंग लिख रहे हैं बच्चे। क्या आप लोग क्लास से सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं? एक बार थम्स अप करके मुझे बताना, क्या सारे साथी क्लास से सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं? एक बार आप सारे लोग कंटिन्यू लिखेंगे, यस लिखेंगे अगर आप सही से कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो फिर हम तब कंटिन्यू करते हैं। कई दोस्त बफ लिख रहे हैं। अभी ठीक है जी, अभी ठीक है, ठीक है अभी, ओके ओके कंटिन्यू। अगर इनमें से एक नाम पूछा जाता है तो कौन सा? नंदलाल बोस। संविधान पर अलंकरण करने वाले नंदलाल बोस कहाँ के छात्र थे? ये शांति निकेतन के छात्र थे। और मुझे बताएंगे शांति निकेतन भारत के किस राज्य में स्थित है? शांति निकेतन के छात्र थे और इन्हीं नंदलाल बोस के गुरु हैं, टीचर हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ नहीं, अवनींद्रनाथ टैगोर। कहाँ के स्टूडेंट थे भैया? शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। अमरिंद्रनाथ टैगोर के ये स्टूडेंट थे। अब ये अवनींद्रनाथ टैगोर कौन है? तो ये टैगोर फैमिली से थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी के भतीजे हैं ये। अब इनका योगदान क्या है? देखो इनका योगदान तो है सजावट का, लेकिन अवनींद्रनाथ टैगोर जी का भी योगदान भारत के लिए पूछा जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर, इनकी एक पेंटिंग है, वो आप लोगों को याद रख लेनी है। इनकी एक पेंटिंग है जिसका नाम है भारत माता। भारत माता, भारत माता का चित्र बनाया, मेड द पेंटिंग ऑफ भारत माता। आप सारे साथियों को पता होना चाहिए कि हमारे देश में अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों के बीच में एक फाई पैदा करने के लिए, इनके बीच में एक खाई पैदा हो, एक गैप इनके बीच में आ जाए, उसके लिए बंगाल का विभाजन कर दिया। और कितने हिस्से बंगाल के बना दिए थे? 2 हिस्से, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, यानी ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। एक बंगाल में तो हिंदुओं को ज़्यादा कर दिया, यानी हिंदू मेजोरिटी पे हो गए, और आपका मुस्लिमों को माइनॉरिटी पर यानी अल्पसंख्यक में पहुंचा दिया। और वहीं दूसरे हिस्से में मुसलमानों को मेजोरिटी पर यानी कि उनको बहुसंख्यक, और हिंदुओं को माइनॉरिटी अर्थात अल्पसंख्यक वर्ग में पहुंचा दिया। इस तरह से कुछ विभाजन किया। तो फिर भी क्या हुआ था? वहां पे एक राखी दिवस मनाया गया था। हिंदू और मुसलमान भाइयों ने एक दूसरे से वादा किया था, एक दूसरे को राखी बांधी थी कि हम कभी अलग नहीं होंगे, हमारा जो आपसी भाईचारा है
उसमें कभी भी मतभेद नहीं आएंगे, कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होंगे। लेकिन अंग्रेज अपनी उस चाल में सफल हुए। तो उस समय पर यह पेंटिंग बनी थी, भारत माता का चित्र, जिसमें दर्शाया गया था कि भारत एक है, इसका विभाजन ना किया जाए। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये जो प्रश्न है साथी कि भारत माता का चित्र किसने बनाया, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत, अगर मैं बात करूं, ठीक है। इनकी एक पेंटिंग और है, माई मदर, उससे कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों चीजें एक ही हैं, माई मदर भी। कोई दिक्कत? संविधान पर अलंकरण की बात हम कर रहे थे, इतनी बात हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज की बात को हम कंटिन्यू करते हैं, हमारी कल की बातें थी जो अधूरी थी। देखेंगे, नोट करना अच्छे से। एक संविधान का कार्य और समझते हैं, जिस पे हम आगे कंटिन्यू कर रहे थे। संविधान, अच्छे से लिखना, संविधान सरकार के अंगों की सीमाएं तय करता है, सीमाएं तय करता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स द लिमिट, sets the limit on the powers, on the powers of organ of government, ठीक है। सरकार के अंगों की सीमाएं तय करता है, मतलब अंगों की जो पावर्स है, मतलब पावर्स को तय करे ना, अंगों की शक्तियों की। भैया त्रुटि चिन्ह लगा लेना, यहाँ पे त्रुटि चिन्ह लगा लेना। त्रुटि चिन्ह समझते हो ना, जब वाक्य में कुछ लिखने को छूट जाए तो उसके नीचे एक त्रुटि चिन्ह लगाकर उसको ऊपर लिखा जा सकता है। आगे आते हैं। तो हमने एक बात समझी कि संविधान तो हम भैया समझ चुके कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? कुछ नियमों परंपराओं का संकलन है। सरकार अभी हम समझेंगे, लेकिन सरकार के अंग क्या है ये सबसे पहले हम समझ लें। सरकार के अंग, यही हमारा आज का टॉपिक भी है। कितने अंग होते हैं सरकार के? कितने दोस्त बता सकते हैं? फटाफट से बताएं। सरकार के अंग, तभी हमारा ये वाक्य पूरा होगा, तभी हमको पता चलेगा कि उनकी शक्तियों की सीमाएं कैसे तय होंगी। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो याद रखना है दोस्त कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं सरकार के? 3 अंग होते हैं। और उन 3 अंगों की यदि हम बात करें, उसमें से पहला अंग होता है विधायिका, अर्थात लेजिस्लेचर। विधायिका अर्थात लेजिस्लेचर। दूसरा अंग होता है साथी आपका कार्यपालिका, अर्थात एग्जीक्यूटिव, अर्थात एग्जीक्यूटिव। और तीसरा अंग कौन सा होता है? तो कभी भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा सरकार के कितने अंग होते हैं, तो कितना उत्तर देंगे? 3। तीसरा होता है आपका ज्यूडिशरी। तीनों के कार्य क्या है? विधायिका का कार्य क्या है, इसका वर्क फंक्शन क्या है? विधायिका का कार्य होता है विधि निर्माण का। क्या कार्य करेगा? लॉ मेकिंग। हाँ, किसी भी देश में, अपने देश की बात करते हैं, यहां पर जो लॉ मेकिंग का कार्य होगा वो कौन करेगा? विधायिका। सरकार का वह कौन सा अंग है जो विधि निर्माण का कार्य करता है? सरकार का, या पूछे गवर्नमेंट का कौन सा ऑर्गन है जो लॉ मेकिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करता है, तो क्या बोलेंगे? भैया लेजिस्लेचर है, विधायिका है। कार्यपालिका की यदि हम बात करते हैं, कार्यपालिका का क्या कार्य है?
विधियों का क्रियान्वयन। जो लॉ बने हैं, विधि किसको बोलते हैं? लॉ को, कानून को। विधियों का क्रियान्वयन। विधियों का क्रियान्वयन से क्या मतलब है? एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज। एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज यानी विधायिका जो होगी। अब जैसे मैं आपसे छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, हमारे देश में कानून बनाने का काम कौन करता है? कोई एक नाम बताइए आपके। जैसे राज्य में कानून बनाने का काम करता है विधानमंडल, और केंद्र में कानून बनाने का काम करती है संसद। यानी संसद और विधानमंडल किसका हिस्सा हुए? तो आप कहेंगे भैया विधायिका का। विधियों का क्रियान्वयन, किसी चीज के एग्जीक्यूशन से क्या मतलब होता है कि जो नियम बन चुका है वो नियम अप्लाई भी हो, ये कार्य होगा आपका जो एग्जीक्यूटिव है हमारी। एग्जीक्यूटिव में कौन आएंगे? जैसे कि मान के चलो आपका प्राइम मिनिस्टर है, या स्टेट में कौन है? सीएम है, या सेंट्रल में हम बात करें आपका प्रेसिडेंट है, उसी तरह स्टेट में कौन है? आपका गवर्नर है, अर्थात राज्यपाल है। न्यायपालिका का कार्य क्या है? पहले कार्य समझ लीजिए फिर समझेंगे। न्यायपालिका का कार्य है कानूनों की व्याख्या करना, कि जो कानून बना है वह सही भी है या नहीं है। कानूनों की व्याख्या करना या न्याय प्रदान करना। हम आसान से शब्दों में ये भी बोल सकते हैं, कानूनों की व्याख्या अर्थात क्या बोलेंगे? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज और प्रोवाइड जस्टिस, ये भी तो हम कह सकते हैं। अब प्रश्न मेरा आपसे ये है कि सरकार के 3 अंग हैं और उन तीनों अंगों को अलग अलग काम दिया गया है, हाँ या ना? विधायिका विधि निर्माण करेगी, कार्यपालिका उसको लागू कराएगी, न्यायपालिका ये देखेगी कि वो कानून सही तरीके से बने भी हैं या नहीं, उनकी व्याख्या करेगी, और न्याय प्रदान करने का काम करेगी। ये भी बात आप लिख लीजिए तो आसान रहेगा। न्याय प्रदान करना, तो प्रोवाइड जस्टिस, ये भी इसी का कार्य है। अब इन तीनों के बीच में जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जो वितरण किया है, इस वितरण को कहते क्या है? एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न बनता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सरकार के अंगों के बीच में शक्तियों का बंटवारा क्या कहलाता है? ये जो 3 बंटवारे हमने किए, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको छोटा सा कहीं किनारे पे लिखना, ठीक है? ये जो 3 विभाजन हमने किए, इसको बोलते हैं हम सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्या कहा जाएगा इसको? ऊर्ध्वाधर वितरण कहेंगे या क्षैतिज? सत्ता, क्या बोलेंगे? सत्ता का क्षैतिज वितरण। यानी कि हम ये कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है बताएंगे? तो भैया ये जब हम बात कर रहे हैं कि ये सत्ता का क्षैतिज वितरण है, तो इसमें क्षैतिज होने का क्या मतलब है? तो क्षैतिज होने का मतलब ही हमारी परिभाषा को तय करेगा कि तीनों को कार्य अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे पर रोकथाम लगाते हैं, एक दूसरे की सीमाएं तय करेंगे। कैसे? समझे जरा। न्यायपालिका में क्या ऐसा हो सकता है कि जज अपनी मनमानी करे और अपने पद पर भी बना रहे? यानी असंवैधानिक तरीके से अपने निर्णयों को कोई जज सुनाए और अपनी कुर्सी पर भी बना रहे, अपने पद पर भी बना रहे? क्या ऐसा संभव है? थोड़ा सोचिए। आप कहेंगे नहीं भैया, जज यदि असंवैधानिक तरीके से निर्णय दे रहा है तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा पद से? तो आप कहेंगे ये अधिकार किसके पास है? विधायिका के पास है। तो नियंत्रित हो गई न्यायपालिका की शक्ति। अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूं, विधायिका ने कोई ऐसा नियम बना दिया जो न्यायपालिका को लग रहा है कि विधि संगत नहीं है, यानी कि गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो क्या न्यायपालिका एक निर्णय सुना करके उस पर रोक लगा सकती है, हाँ या ना?
छोटा सा पर्सन है, बताएंगे? नहीं भैया, इम्पीचमेंट नहीं होता, इम्पीचमेंट नहीं होता जिस चीज के लिए। प्रोसेस लाइक इम्पीचमेंट आप बोल सकते हैं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। बिल्कुल लगा सकती है भाई, इतना ही तो समझना था आपको, हाँ या ना। कहने का मतलब है सब एक दूसरे को नियंत्रित कर रहे हैं। विधियों कार्यपालिका में जैसे प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री मान के चलिए उन्होंने सरकार बना ली और बहुमत से उनकी सरकार बन गई। अब अगर ऐसा नहीं हो सकता कि बहुमत की सरकार बनी है और वो उस देश को तानाशाही की तरफ और खुद को तानाशाह की तरफ ले जाएं, संभव है ना? तो उसके लिए भी फिर ये है कि सरकार को गिराने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी चीजें, अविश्वास प्रस्ताव जैसी चीजें, या सदन की प्रक्रिया, यानी कि हम कह सकते हैं विधायिका को तब उस पर भी नियंत्रण का अधिकार है। छोटी क्या बोलते हैं इसको, निम्न सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसका चुनाव कोई भी लड़ सकता है। राज्यसभा में पढ़े लिखे लोग होते हैं, चुनिंदा लोग राज्यसभा जा सकते हैं। कहते हैं कि राज्यसभा में पढ़े लिखे लोग ज्यादा जाते हैं, तो इसीलिए उसको अपर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, संसद किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 79। राज्यसभा आर्टिकल 80, और आपका लोअर हाउस किस में है, लोकसभा आर्टिकल 81 में। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, अपर हाउस या उच्च सदन? छोटी सी बात है। ये क्या है, लोअर हाउस या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन, क्योंकि इसमें जनता के चुने गए लोग जाते हैं। पॉपुलर हाउस भी इसको हम बोलते हैं, पॉपुलर हाउस, लोकप्रिय सदन। अच्छा, थम्स अप करके बताओ, जैसे मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ भी, लोकप्रिय सदन, इतना भर तो लिख सकते हो ना, या उसको भी मुझे एकदम से छापने की जरूरत है, बोर्ड पे लिख सकते हो ना? ऐसा तो नहीं है भैया कि एकदम वही छापेंगे जो तुम छापोगे, ऐसा नहीं ना? हाँ। स्टेट में कौन होता है साथी, स्टेट में कौन होगा आपका, बताएंगे एक बार? स्टेट में होता है आपका, राज्य स्तर पर कौन होगा आपका, विधानमंडल होगा। विधानमंडल, लेजिस्लेचर ही बोलते हैं इसको, विधानमंडल। विधानमंडल के बाद में क्या होती है आपका, विधान परिषद होती है, ये यहाँ पे अपर हाउस होता है, और विधानसभा ये यहाँ पे लोअर हाउस होता है स्टेट में। इसमें जनता वोट डालेगी, है ना? पॉपुलर हाउस भी इसको स्टेट का हम कहेंगे। ये किस आर्टिकल में है आपका, आर्टिकल 168, आर्टिकल 169 एंड आर्टिकल 170। भाई जैसे केंद्र में कानून बनेंगे पूरे देश के लिए, ऐसे ही उस राज्य के जो कानून यानी कि जो लॉ मेकिंग होगी, लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ मेकिंग का, तो वो जो लॉ मेकिंग होगी स्टेट में, उसके लिए भी आपका विधानमंडल होता है। और विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। तो जो विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर है आपका, लेजिस्लेचर नोट लिखिए, क्या बोलेंगे इसको, लेजिस्लेचर। इसमें जो आपका अपर हाउस है यूएच लिख लीजिए, और लोअर हाउस एलएच, या पॉपुलर हाउस बोले पीएच, पॉपुलर हाउस लोकप्रिय सदन। मुझे बताएं फटाफट से, क्या ये जरूरी है कि विधान परिषद सभी राज्यों में हो? आप कहेंगे नहीं। भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, और आंध्र प्रदेश में है। यानी सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है। क्या स्टेटमेंट वैलिड? नहीं, तभी तो नहीं बोल सकते। मतलब कि राज्य स्वतंत्र है कि अपने यहां 2 सदन रखे या न रखे, लेकिन केंद्र में ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। केंद्र में द्विसदनात्म की है। राज्य में हो सकता है कि किसी राज्य में, जैसे मैं आपसे उदाहरण के लिए पूछता हूं, मुझे बताइए आप लोग कि हिमाचल प्रदेश में क्या विधान परिषद है? यानी कि यहाँ पे अपर हाउस है और विधानसभा यहाँ पे है। आप कहेंगे यहाँ पे विधानसभा है लेकिन यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, यानी कि जी भैया राज्य स्वतंत्र है। छोटी सी बात है, ओके। लेकिन केंद्र में इस तरह की स्वतंत्रता नहीं है। जितने भी, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद को लिखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको फिर मैं मिटा दूंगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल
विधान परिषद को कहते हैं, और इसके जितने भी सदस्य होंगे उन सबको क्या बोलेगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अर्थात एमएलसी जितने भी होते हैं वो किसका हिस्सा होते हैं? विधान परिषद का। किसके सदस्य होते हैं? विधान परिषद के। विधानसभा को हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात एलए, लॉस एंजलिस नहीं। इसके जितने भी सदस्य होंगे उनको बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमएलए। बात समझ गए? यानी एमएलए जनता के द्वारा, यानी कि पॉपुलर हाउस से, यानी कि निम्न सदन के द्वारा चुने जाते हैं, और एमएलसी जो होंगे वो अपर हाउस से चुने जाएंगे। किससे चुने जाएंगे? अपर हाउस से। छुटकी सी बात, मिटा दें, लिख चुके ना ये, एमएलसी एंड एमएलए। कार्यपालिका पर आते हैं। कार्यपालिका का क्या काम था? विधियों का क्रियान्वयन। ये भी दो स्तर पर होगा दोस्त आपका, एक केंद्र स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर, और एक आपका स्टेट लेवल पर। केंद्र स्तर पर कौन होते हैं आपका? केंद्र में होते हैं आपका राष्ट्रपति, क्रियान्वयन के लिए प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, पीएम होंगे, देश के प्रधानमंत्री होंगे, और राष्ट्रपति की मदद के लिए क्या होती है? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, यानी कि एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति साहब के लिए आर्टिकल क्या है बताएं? आर्टिकल 52। उपराष्ट्रपति की व्याख्या किसमें की गई है? आर्टिकल 63 में। प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 का खंड 1 सेक्शन 1, और मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74। किसकी हेल्प के लिए होती है मंत्रिपरिषद? आगे चल के हम समझेंगे सबको विस्तार से। ऐसे ही अगर दोस्त मैं बात करूं राज्य स्तर पर क्या होंगे, तो राज्य स्तर पर एक तो राज्यपाल होंगे जो राज्य के प्रमुख होंगे, जैसे राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं, राज्यपाल होंगे। बताए राज्यपाल किस अनुच्छेद में होते हैं? उपराष्ट्रपति नहीं होंगे, ऐसा उपराज्यपाल जैसी चीज नहीं, यहां पे होंगे फिर आपका राज्य के वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री और उसमें राज्यपाल की मदद के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, सलाह के लिए, इसके लिए एडवाइस के लिए। यानी राज्यपाल हैं आपका आर्टिकल 153 में, और मुख्यमंत्री साहब की बात करते हैं 164 में, और मंत्रिपरिषद किस में है? आर्टिकल 163 में। ओके। न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्यायपालिका का क्या काम था? कानूनों की व्याख्या करना और साथ में न्याय प्रदान करना। कितने स्तर की न्यायपालिका है? देखो कभी भी अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए भारत में न्यायपालिका कैसी है, तो वो एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, मतलब एक ही सर्वोच्च न्यायालय है हमारे देश में। कैसी न्यायपालिका है हमारे देश की बताएंगे? एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, कभी भी पूछा जाए। इंटीग्रेटेड यानी कि देश में सिर्फ एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, और उसी के जो निर्णय हैं वो मान्य हैं। अन्य न्यायालयों को भी वही मान्य है, अन्य न्यायालयों को भी वही मानना होगा। तो इसमें आपका क्या होता है? सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात देश का सुप्रीम कोर्ट। कितने सुप्रीम कोर्ट हैं देश में? देश में कितने सुप्रीम कोर्ट है? आप बोलेंगे भैया सुप्रीम कोर्ट देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जिसके बारे में आर्टिकल 124 में हम पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय से नीचे राज्य स्तर पर क्या होता है आपका? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट होगा आपका। कितने हाई कोर्ट हैं देश में बताएंगे? हाई कोर्ट तो आप बोलेंगे आर्टिकल 214। और तीसरा होता है जिला स्तर पर न्यायालय, जिला न्यायालय जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आर्टिकल 233। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को किसमें बताया गया है आपका? तो बोलेंगे आर्टिकल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अच्छा, आप कभी अपने जिले में गए हैं न्यायालय में? कोर्ट में कभी गए हैं या नहीं? तो आप वहां जाके देखना, उस पर लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय।
सत्र का मतलब क्या होता है? सेशन कोर्ट। और सेशन कोर्ट में होता है उन सभी अपराधों के लिए सुनवाई जिनके लिए जेल में सजा का प्रावधान है। भाई सभी अपराधों के लिए जेल नहीं होती ना, दीवानी मामले हुए जैसे, कुछ दीवानी मामलों में जेल ही नहीं होती, तो ऐसे मामलों को बोलते दीवानी, जहाँ पे जुर्माना भर के काम चल सकता है। लेकिन ऐसे जो आपका संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध की, कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं, जिनके लिए जेल जाना पड़ेगा आपको, वो सब सत्र न्यायालय में। तो कभी इस चीज़ को नोटिस करना वहाँ जाके, जिला एवं सत्र न्यायालय। ओके, तो इतनी सी बात क्लियर है। थम्स अप करके बताएंगे कि विधायिका का काम लॉ मेकिंग का है, और लॉ मेकिंग केंद्र स्तर पर करेगी संसद, उसके 2 सदन होंगे। राज्य स्तर पर कोई भी कानून बनना है तो वो विधानमंडल बनाएगा, उसमें 2 सदन तो होते हैं, लेकिन प्रत्येक राज्य में दोनों सदन हो यह आवश्यक नहीं है। प्रत्येक राज्य में दोनों सदन हो यह आवश्यक नहीं है, राज्य की स्वतंत्रता है इसमें। कार्यपालिका केंद्र स्तर पर जब होगी, जब सेंट्रल लेवल पर होगी आपका, तो राष्ट्रपति सबसे प्रमुख व्यक्ति, उपराष्ट्रपति द्वितीय प्रमुख व्यक्ति, प्रधानमंत्री होंगे आपका, और मंत्री परिषद होगी। राज्य में राज्यपाल सबसे प्रमुख व्यक्ति, फिर मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद होगी उसकी मदद के लिए। इसकी राज्यपाल की सलाह, राज्यपाल को सलाह देने के लिए। न्यायपालिका का कितना स्तर पर आपका वितरण हमने किया, डिस्ट्रीब्यूशन कितने लेवल्स पर किया है बताएंगे? 3 लेवल पर। कितने लेवल पर? 3, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर इंग्लिश में भी लिखना है क्या? बेटा लिखा करो थोड़ा बहुत। मैंने बताया ना आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो लैंग्वेज है उसमें कई बार ऐसी शब्दावली आ जाती है, आप सोचते हैं कि हिंदी में पढ़ेंगे, नहीं तो अंग्रेजी में पढ़ के समझ लेंगे उसको, लेकिन कई बार हिंदी वाले में भी आपका अंग्रेजी वाले शब्द का ही प्रयोग कर देता है। जैसे मैं आपको एक चर्चित उदाहरण बताता था, गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी हिंद स्वराज। एसएससी ने बड़े कमाल का प्रश्न पूछा, इंडियन होम रूल पुस्तक के लेखक कौन है? अब इंग्लिश में भी इंडियन होम रूल है और हिंदी में भी इंडियन होम रूल है, और किताब का नाम है हिंद स्वराज। तो इस तरह की दिक्कत हो जाती है, इसीलिए ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ओके, बात क्लियर है इतनी? यहां से आगे बढ़ सकते हैं क्या? यहां से आगे साथी बढ़ सकते हैं क्या? हमने क्या बात की कि सरकार के 3 अंग होते हैं, और तीनों क्या होता है, संविधान उन तीनों को जो शक्तियां दी गई हैं उन पर कुछ लिमिट्स इंपोज करता है, कुछ सीमाएं तय करता है, और एक दूसरे को ऐसा ना हो कि कोई एक स्वतंत्र होकर भी अब पता चले कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी डिसीजंस दे रहा है, पता चले विधायिका तानाशाही की तरफ जा रही है, पता चले कार्यपालिका अपने मनमाने ढंग से कार्य कर रही है, तो उन पर रोक भी लगाई गई है। जैसा भी रिसेंट में आपने अगर पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट तो अपने डिसीजंस को भी रिव्यू कर सकता है। पता चले पहले वाले जजेस ने कुछ आपका कोई एक जजमेंट सुनाया था, उसमें बाद में परिवर्तन हो सकता है, यानी जुडिशियल रिव्यू जिसको हम कहते हैं। पुराने डिसीजन को पलटा जा सकता है या नहीं। जैसे आप सबको पता होगा 1997 में एक आपका रंगनाथ रेड्डी बनाम कर्नाटक मामला था संपत्ति के अधिकार में। उसमें क्या बोला कि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति का जो है अधिग्रहण किसी भी सामुदायिक कार्य के लिए किया जा सकता है, मतलब वो सामुदायिक संपदा बताएगी, कम्युनल प्रॉपर्टी बताएगी। जब जो आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको लिया जा सकता है। लेकिन अभी रिसेंट पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले को बदला, मतलब वो जस्टिस अय्यर का फैसला था, तो जस्टिस अय्यर के उस फैसले को अभी 9 जजों की बेंचेस ने 8-1 के डिसीजन से उसको चेंज कर दिया। उन्होंने बोला हर निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है, हर प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं किया जा सकता है। तो पहले के निर्णय को, यानी कि सबकी सीमाएं तय की गई हैं। इससे आगे चलें, इससे आगे आता है साथी आपका सरकार के अंग। समझ गए? संविधान मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने बताया था संविधान क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, संविधान कैसे काम करता है। राज व्यवस्था, पॉलिटी क्या बताई थी मैंने, इसकी जो मैंने आपको परिभाषा बताई जरा उसको सोचिए कि संविधान को व्यवहार में लाना ही राज व्यवस्था है। टू पुटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रैक्टिस इज कॉल्ड पॉलिटी। तो इसमें 2 चीजें आती हैं राजव्यवस्था में, तभी हम राजव्यवस्था के अंग समझ पाएंगे। राजव्यवस्था में कौन सी चीजें हैं? एक तो है साथी आपका राज्य, राज्य बोले तो नेशन। यूपी बिहार
मध्य प्रदेश नहीं। क्या राज्य का मतलब यहां पर एमपी से है बोलेंगे? आप कहोगे नहीं भैया, यहां राज्य का मतलब है नेशन से, यहां राज्य का मतलब है राष्ट्र से, किसी प्रोविंस से नहीं है। ओके। और दूसरा शब्द आया था कि संविधान को व्यवहार में लाना, यही क्या है? व्यवस्था है। व्यवस्था, व्यवस्था को हम क्या और क्या बोल सकते हैं? व्यवस्था को हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या अरेंजमेंट्स हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन जब हम संविधान की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड सबसे सही है। व्यवस्था का मतलब क्या होता है? संचालन का तरीका, संचालन का तरीका। जैसे आप किसी शादी में गए, आपने टेंट में देखा बहुत अच्छे से सारी चीजें मैनेज की गई थी, जो जहां होना चाहिए वहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? बहुत बेहतरीन व्यवस्था थी। यानी जो उसका संचालन कर रहा था, ये जो संचालन किया गया वो एकदम से अच्छा था, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? व्यवस्था। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि किसी एडमिन ने इसको किया होगा, तो ये क्या होता है? यही होता है एडमिनिस्ट्रेशन, यही होता है प्रशासन। चुटकी सी बात है, ठीक है। आगे चलें इसमें। अब हम बात को समझेंगे, किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए क्या जरूरी है। अब आप संचालन करेंगे तो किसका करेंगे? जैसे शादी में मैंने बोल दिया आपसे कि शादी के टेंट को देख करके आपने बोल दिया कि भैया व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन व्यवस्था किस किस चीज की गई? और उसी तरह जो हमारा संविधान है वह किन किन चीजों की व्यवस्था करता है, तो राज्य व्यवस्था के कुछ अंग हैं, उनको नोट करें। राज्य व्यवस्था के कितने अंग होते हैं? जैसे सरकार के 3 अंग होते हैं, राज्य व्यवस्था के 4 अंग होते हैं। देर आर 4 ऑर्गन्स ऑफ पॉलिटी, 4 अंग होते हैं, जिनमें से पहला अंग है आपका राज्य व्यवस्था। जब आप चला रहे हैं तो कोई जनसंख्या तो हो, लोग तो हो, पॉपुलेशन तो हो, पॉपुलेशन। दूसरा, एक टेरिटरी होनी चाहिए, एक लैंड होनी चाहिए, एक भूमि होनी चाहिए, एक टेरिटरी हो, टेरिटरी जमीन हो। तीसरा होता है आपका साथी सरकार हो वहां पर, क्योंकि व्यवस्था कौन चलाए? कोई एडमिन चलाएगा, और एडमिन कौन है? वो गवर्नमेंट है। और चौथा, जब सरकार उस कार्य को कर रही है तो सरकार अपने निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र भी होनी चाहिए, संप्रभुता, उसको बोलते हैं सवरिनिटी। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सवरिनिटी को समझना है और बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए कितने ऑर्गन्स होंगे? 4 ऑर्गन्स होंगे। एक पॉपुलेशन होगा, एक टेरिटरी होगा, एक गवर्नमेंट होगा और एक सवरिनिटी होगा, ठीक है। तो जनसंख्या तो हम सब समझते हैं, जनसंख्या से क्या मतलब होता है? अगर मैं पूछूं, जन मतलब लोग और संख्या मतलब नंबर, तो लोगों की संख्या। जैसे आपके घर में कितने मेंबर है, लिख के बताओ, मतलब सोचना है। तो ऐसे ही लोगों को मिलाकर के जो संख्या बने उसी को हम जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या जहां पर निवास करेगी, अब ऐसा तो है नहीं हवा में निवास करेंगे आप, इन फ्यूचर शायद करे भी, अभी तो उनके लिए एक लैंड चाहिए, जमीन चाहिए। एक जो उस पे नियम बनाएगी वो सरकार होगी, और जो विचार दिया था, तभी आप संप्रभुता को समझेंगे और क्या उन्होंने कहा था। संप्रभुता का विचार किसने दिया था? थॉट ऑफ सवरेनिटी, थॉट ऑफ सवरेनिटी किसने दिया था? ये आपका ऑस्टिन ने दिया था। बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है, अभी मैं दिखाऊंगा आज ही। ऑस्टिन, एसएससी जेई में भी पूछा गया था ये तो। संप्रभुता का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? सवरेनिटी का। यहीं पे एक दूसरा थॉट प्रोसेस आता है, उस दूसरे थॉट प्रोसेस का नाम है राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा किसने दी? राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सवरेनिटी
कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी किसने दिया था? यहां पे आप नाम लिखेंगे रूसो, जेनेवा के रूसो। ये तो हमने विचार बात की कि थॉट ऑफ सॉवरेनिटी ऑस्टिन ने दिया और कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी वो रूसो ने दिया। तो क्या कहते हैं ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता का क्या मतलब है, आपके अनुसार संप्रभुता का क्या मतलब है? जैसे आपकी फैमिली, एक उदाहरण समझना, आप अपने परिवार में, आपके घर में निर्णय कोई व्यक्ति लेता होगा। जैसे मान के चलिए, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपकी मम्मी निर्णय लेती हैं, और आपकी मम्मी के जो निर्णय हैं आपके घर के अंदर के सदस्यों के लिए कि आप इतने बजे उठेंगे, आप इतने बजे सोएंगे, कुछ निर्णय उन्होंने ले लिए और उनको ये पूर्ण अधिकार है कि उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यानी कि वो पूर्ण स्वतंत्र हैं इस प्रकार के निर्णयों को लेने के लिए। ये तो हुए किसके आंतरिक निर्णय। घर के बाहर के डिसीजंस भी वो ले सकती हैं कि हम भैया पड़ोसी के यहाँ दावत में नहीं जाएंगे। ये कैसे होती है? ये होती है बाहरी संप्रभुता। तो संप्रभुता के भी कई प्रकार होते हैं, उन प्रकारों की भी चर्चा हम अभी करेंगे। अभी मैं बात करूं संप्रभु होने का क्या मतलब है, आप अपने शब्दों में सोचिए। तो संप्रभु होने का अर्थ है भैया, संप्रभु होने का अर्थ है कि निर्णयों की पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि ए फुल फ्रीडम ऑफ डिसीजंस। आप इसको कहीं किनारे पे भी नोट कर सकते हैं, छोटा सा एक शब्द, पॉलिटी की भाषा में नहीं, अपनी भाषा में। संप्रभु होने का क्या मतलब होता है? निर्णयों की पूर्ण स्वतंत्रता, निर्णयों की पूर्ण स्वतंत्रता। हम सब करके बताएं, छोटी सी बात समझ में आ रही है तुमको? छोटी छोटी बात कर करके हम बड़ी बातें समझा देंगे तुमको, छोटी छोटी बात करते करते धीरे धीरे। ठीक है, ये क्या होगी? एक फुल फ्रीडम ऑफ डिसीजंस। तो कहने का मतलब है संप्रभुता हमको थोड़ी सी समझ में आई भैया, लेकिन आपने कहा संप्रभुता कई प्रकार की हो सकती है। जब हम बात करेंगे संप्रभु होने का, सवरीन होने का, अगर हम किसी को सवरीन बोलेंगे, संप्रभु बोलेंगे, जैसे हमारी प्रस्तावना में भी हमारा देश को संप्रभु बताया गया है, वहां पर ये सारी चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो संप्रभु होने का मतलब होता है कि संप्रभु हम आंतरिक भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया मम्मी घर के लिए, आंतरिक मामलों में, इंटरनल अफेयर्स, आंतरिक संप्रभु अर्थात इनर सवरीन। इनर सवरीन, इनर सवरीन हमारे देश में कौन है बताएंगे? आंतरिक संप्रभु हमारे देश में कौन है? ठीक है, तो हम सभी हैं, हमारी सरकार है। हमारी सरकार देश के अंदर, यानी देश के अंदर कोई भी डिसीजन ले सकती है, मतलब जनता के हितों का ध्यान रखना है। नहीं तो फिर मैंने बताया अभी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस पर लगाम कसेगा। अभी हमने बताया था कि सरकार के जो तीनों अंग एक दूसरे की लिए क्या करेंगे, आपका उन पर लगाम कसेंगे, उन पर बाउंडेशंस फिर लगाएंगे कि ये संवैधानिक नहीं है। तो देश के अंदर आंतरिक संप्रभु होने का मतलब है, जब हम कभी भी आंतरिक संप्रभु बात करेंगे तो इसका मतलब हम देश की टेरिटरी के अंदर की बात कर रहे हैं। अगर मैं कभी बात करूं बाहरी संप्रभु, तो बाहरी संप्रभुता का क्या मतलब होता है, या हम बात करें आपसे आउटर सवरीन होने का क्या अर्थ होता है? तो क्या हम देश की, सोचें जरा तो आप सोच पाएंगे। आउटर सवरीन होने का मतलब है हम देश के बाहर बात कर रहे हैं। अगर देश के बाहर के निर्णय लेने की बात है तो हमारा देश आउटर सवरीन है या नहीं है? आप कहेंगे हम अपने देश से संबंधित जो बाहरी डिसीजन है वो ले सकते हैं, जो हमारे देश के मामला। वैसे थोड़ी हम ये बोलेंगे अमेरिका में चुनाव इस तरह से होने चाहिए, वो अमेरिका का मामला हो गया। अपने देश के मामले में, मतलब अपनी कंट्री के अफेयर्स के मामले में हम बाहरी संप्रभु भी हैं। ठीक है, तीसरा क्या बोलेंगे? नॉमिनल, यानी कि नाम मात्र का संप्रभु भी होता है, नाम मात्र की संप्रभुता भी होती है। नाम मात्र संप्रभु होने का मतलब कौन है? यहाँ इसके लिए एक चौथा टर्म आपको समझना पड़ेगा कि वास्तविक संप्रभु भी होता है। अब समझ पाओगे, रियल सवरीन और नॉमिनल सवरीन।
तो हमारे देश में नाम मात्र की शक्तियां किसके पास में है बताना? प्रेसिडेंट और पीएम। या मैं आपसे पूछूं रियल सवरीन कौन है? रियल सवरीन कौन है, यानी वास्तविक संप्रभु कौन है? तो वास्तविक शक्ति किसके पास में है भैया? पीएम के पास में, प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनल कौन है हमारे देश में? प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं। पांचवी इसी में संप्रभुता होती है आपका लोकप्रिय, लोकप्रिय संप्रभु होना, अर्थात पॉपुलर सवरीन। पॉपुलर सवरीन किसको कहा जाता है? हमारे देश के मामले में जब हम कभी भी बात करेंगे तो पॉपुलर सवरेनिटी वो होगी भारत की जनता के पास में, भारत की जनता। जनता, बहुत अच्छा आंसर किया सारे दोस्तों ने, जनता जनता जनता, वेरी गुड। और छठे प्रकार के संप्रभु होने का मतलब होता है कानूनी संप्रभु। कौन है हमारे देश में? कानूनी संप्रभुता, यानी पूर्ण निर्णय, क्या बोलेंगे आपका, जो आपका डिसीजन ले सकता है, जो कानूनी रूप से संप्रभु हो सकता है, वो कौन है? लीगली सवरेनिटी किसके पास होती है, या लीगल सवरीन कौन होता है? तो आप बोलेंगे लीगल सवरीन होता है आपका कौन? हमारे देश का संविधान। भाई सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है ना? कोर्ट नहीं, कोर्ट से भी ऊपर कुछ है। कोर्ट से ऊपर कौन है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सर्वोच्च। इसीलिए क्या बोलेंगे, ऐसे नहीं आप विकल्प दे देगा आपको कौन सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट या संविधान, तो क्या बोलेंगे? संविधान सर्वोच्च है। संविधान के दायरों में रहकर ही सुप्रीम कोर्ट को भी डिसीजंस देने हैं। छोटी सी बात, कोई बड़ी बात तो नहीं। इंटरनल क्या बोलेंगे? इंटरनल मामलों पे हम अपने पे, कोई कंट्री संप्रभु है हमारा देश, जी हाँ। बाहरी मामलों पर संप्रभु, उसको बोलते हैं आउटर सवरीन। नाम मात्र की संप्रभुता देश में किसके पास? राष्ट्रपति के पास। वास्तविक संप्रभुता किसके पास में? पीएम के पास में डिसीजन लेने की। लोकप्रिय कौन है? भारत की जनता। और कानूनी कौन है? आपका संविधान। कोई दिक्कत? अब जितना हमने पढ़ा वो आपने ध्यान से सुना था, लिख के बताओ यस। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ये छोटा सा ही टॉपिक था, और किसी किसी दिन जब टॉपिक बड़ा हो तो उसमें भी कॉपरेट करना है, क्योंकि हमको टॉपिक एक एक दिन में खत्म करना है, उसको दूसरे दिन के लिए नहीं छोड़ना है। ये कॉपरेट करेंगे हमेशा, तो किसी एक टॉपिक आएगा। क्या हमने आज डिस्कशन किया था पहले वो दिखा दूं आपको एक बार, फिर और मजा आएगा आंसर देने में। फिर आपसे 13-14 क्वेश्चन मुझे पूछने जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं अलग अलग। ये संविधान, ये तो कल की बात हमने की थी, लिखित और अलिखित की, ठीक है, ये भी हमने बात कल की थी। संविधान सरकार के अंगों की सीमाएं तय करता है। अंग कौन कौन से होते हैं बोले जरा फटाफट से देखते हो। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का कार्य विधि निर्माण, कार्यपालिका का काम विधियों का एग्जीक्यूशन, लॉ को, जो लॉ बना है, जो लॉ बन चुका है उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करेगी कि जो बने कानून है वो सही भी हैं, जनता के हितों को पूरा करने वाले हैं या नहीं है। विधायिका और कार्यपालिका, मैंने आपको बताया कि जो लॉ मेकिंग है वो दो लेवल पर होती है, सेंट्रल और स्टेट। सेंट्रल लेवल पर आपका संसद के अंग, यहाँ पर विधानमंडल। केंद्र स्तर पर एग्जीक्यूटिव में उन कार्यों को क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होंगे। राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होंगी। न्यायपालिका के 3 स्तर हमने पढ़े, ठीक है। आगे आएंगे। क्या भैया संविधान को बदला जा सकता है? नहीं, बदला क्या जा सकता है, आप इतनी इस बात पे तो बड़ी बहस चलती है। संविधान में संशोधन आप नहीं सुनते हैं। संशोधन का मतलब ही क्या होता है? आप काले कपड़े पहनने के शौकीन थे, मैंने आपकी शर्ट बदल के व्हाइट कर दी तो ये संशोधन हुआ। संविधान में संशोधन नहीं हुआ है, आपके निजी जीवन में एक संशोधन हुआ। उसी तरह संविधान में कितने संशोधन आज तक हो चुके हैं? तो बदला तो पहले ही जा चुका है बहुत बार, विभिन्न सभी सरकारों ने बदला है उसको, ऐसा तो है नहीं। बताएं कुल कितने संशोधन आज तक संविधान में हो चुके हैं? तो उतनी बार वो बदलाव हुए हैं ना, तो इस पर इतनी बहस क्यों? जी जी, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया। संशोधन हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूर्णतः उसको बदले। उसके लिए आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा पहले। रिलैक्स करिए, सारी कक्षाएं हो जाने दीजिए, फिर आप खुद ही जवाब देंगे। राजव्यवस्था के 4 अंग होते हैं। जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? निर्णयों की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, ठीक है। संप्रभुता का जो विचार है सबसे पहले किसने दिया? ऑस्टिन ने दिया, थॉट ऑफ सॉवरेनिटी। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, यानी कि राजनीतिक रूप से
राजनीतिक रूप से संप्रभुता हो, इसके बारे में बात किसने की? वो रूसों ने की। रोहित ठाकुर जी कह रहे हैं विधायिका की क्या परिभाषा होती है? अभी बताया, जो किसी देश में संवैधानिक रूप से कानूनों का निर्माण करती है उसी को हम विधायिका कहते हैं। मैं लिखा चुका हूं दोस्त, आप शायद उस टाइम पे मेरे दोस्त आपने एक नींद नैप ले ली। संप्रभु 6 प्रकार से हो सकते हैं, इन सब की बात हमने कर ली। यहाँ पे आंसर करेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? हम हमेशा कक्षा में वही प्रश्न लेके आएंगे जो कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है। कभी कोशिश करेंगे कोई टॉपिक समझाना हुआ तो उसके लिए अलग से भी प्रश्न डिजाइन करें। तो कितने प्रकार की है बताएंगे? 3 प्रकार। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग, निम्नलिखित 3 अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं है? CHSL एग्जाम का प्रश्न है, बताओ। विधायिका क्या अंग होता है? जी भैया, लॉ मेकिंग के लिए होता है। कानूनों की व्याख्या के लिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज कौन करेगा? जुडिशरी करेगी। मीडिया नहीं होता है, मीडिया नहीं होता है। अर्थात क्या बोलेंगे? केवल 1 और 3 ही है, केवल 1 और 3 जो कि सरकार के अंग हैं। ओके। सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है उसको क्या कहते हैं? कार्यान्वयन। एक टर्म आपको पकड़नी थी, क्या बोलेंगे आपका? कार्यान्वयन कौन करेगा? क्रियान्वयन या कार्यान्वयन कौन करेगा? आपका एडमिनिस्ट्रेशन, वो कार्यपालिका देखेगी आपका। एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को क्या कहा जाता है? जो हमने कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका में जो शक्तियां दी उसको कैसा वितरण हम कहेंगे आपका? तो शक्ति का क्या वो आपका साथी लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन था, क्या वर्टिकल था? आप बोलेंगे भैया हॉरिजॉन्टल था, शक्ति का क्षैतिज वितरण था। भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग, 3 फंक्शंस होते हैं। कौन से 3 ऑर्गन्स हैं आपका? एक तो लेजिस्लेचर हो गया, एक एग्जीक्यूटिव हो गया और एक जुडिशरी हो गया। ये शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है बताएं? राज्य के किसी भी अंग के द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकना। प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। सहकारी संघवाद की भावना को मजबूती देना। बताएंगे जी। तो क्या बोलेंगे? तीनों अंगों के बीच सत्ता का एक संतुलन बना रहता है। ऐसा थोड़ी एक दूसरे पर अंकुश लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बनाए गए, नहीं भैया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? द बैलेंस ऑफ पावर रिमेन्स बिटवीन द 3 ऑर्गन्स, कि तीनों के बीच क्या बना रहे आपका? क्या सुनिश्चित करेगा? कि भैया तीनों के बीच सत्ता का एक संतुलन बना रहे, एक बैलेंस बना रहे। निम्नलिखित में से सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है? ये कल का क्वेश्चन है जो हमने कल पढ़ा था, जरा आंसर करें। कल का क्वेश्चन होगा। कल मैंने आपको बताया था सरकार एकात्मक हो सकती है, यूनिटरी हो सकती है। यूनिटरी होने का मतलब क्या है? कि जितना भी शक्ति या संसाधन होगा सिर्फ एक सरकार के पास में होगा। तो एकात्मक सरकार की विशेषता क्या होती है? ऑल इंडिया सर्विसेज। मैंने कहा था यूपीएससी के मामले में भारत की सरकार क्या हो जाती है? एकात्मक सरकार हो जाती है। देखो, कई तो स्वतंत्र न्यायपालिका कह रहे हैं, हमारे देश में नहीं है स्वतंत्र न्यायपालिका। और हमारा देश कैसा? अर्धसंघात्मक है। इसका तो अर्थ नहीं बनता। शक्तियों का विभाजन कहाँ पे होता है आपका? भारत में होता है आपका शक्तियों का विभाजन। या मैंने बताया था कल आपको, जो संघात्मक राज्य होता है उसमें शक्तियों का हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन होगा। बताया था ना, विकेंद्रीकरण कल मैंने समझाया था। तुम ऐसे तो नहीं हो भैया, हमें वो 2-4 फैक्ट बता दो, एग्जाम वाले ऐसी क्लास कर दो, टॉप 100 पॉलिटी के क्वेश्चन और सब कुछ कवर। ऐसा लिखवा दूं क्या? ऐसे ऐसे बनोगे? उससे बचना है। 50 क्वेश्चन में पॉलिटी खत्म। लिखित संविधान, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो भैया किसी का भी हो सकता है, मैंने आपको बताया। भैया क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार देखिए, क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में? भारतीय संविधान के अनुसार, बताएं एक बार। अच्छा, ये पूछा है कौन सा अंग नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, माफ करेंगे भाई, मैंने लिख दिया कौन से अंग है, कि विधायिका और न्यायपालिका केवल एक और दो। कौन सा अंग नहीं है? केवल 2 हो जाएगा। केवल 2, केवल 2। बहुत सारा थैंक यू। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इस तरह की मेरी किसी भी गलती के लिए मुझे माफ करेंगे दोस्त, ठीक है भैया, इस तरह की गलती हो तो। संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक देश अन्य राष्ट्र के प्रभुत्व के साथ
या उसके बिना एक संप्रभु हो सकता है। जैसे भारत और पाकिस्तान उदाहरण लेते हैं कि हम पाकिस्तान के बिना भी संप्रभु हो सकते हैं और उसके साथ भी संप्रभु हो सकते हैं, क्या एकदम से ठीक है? यूएनओ में सदस्यता प्राप्त करते समय ऐसा कुछ नहीं है। दोनों सही है, गलत है। इनमें से कौन सा विचारक है जो राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? मैंने कहा था ना, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जूनियर इंजीनियर के लिए। जेई में सबसे अच्छी, एसएससी के किसी भी लेवल में सबसे अच्छी जीएस जो पूछी जाती है वो जेई के लिए पूछी जाती है। ओके, क्या बोलेंगे आपका पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को किसने डिफाइन किया था? आपका रूसो ने। जैसे ही इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, मैंने उसी की एक क्लिप बना के फेसबुक पे डाल दी और इस एक जब तक आप ये वीडियो कंप्लीट करोगे तब तक नावे यूपीआई से मुझे 100 रुपए तक का रिवॉर्ड। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को किसने डिफाइन किया था? आपका रूसो ने। एक पूर्ण संप्रभु बिना किसी प्रतिबंध के तानाशाही करने वाले सम्राट को सर्वोत्तम रूप से क्या कहा जाता है? अगर हम टॉपिक के कभी भी बाद में 2-4 प्रश्न, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम लेके आए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छी चीज़ है, इससे प्रैक्टिस होती है। इससे शानदार कोई चीज़ नहीं हो सकती। बताइए भी, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि एग्जाम में प्रश्न पूछा कैसे जाएगा, एटलीस्ट वो तो पता चले। एक पूर्ण संप्रभु बिना किसी प्रतिबंध के, कोई प्रतिबंध नहीं है, सवरीन भी है, तानाशाही करने वाले सम्राट को, तानाशाही तो कर ही रहा है तो उसको तानाशाही मत क्या देना कि भैया डिक्टेटरशिप का है तो डिक्टेटर कहा जाएगा। उसमें एक शब्द जोड़ दिया उसने, सिर्फ इतना बोलता बिना किसी प्रतिबंध के तानाशाही करने वाला, तो तानाशाह हो जाता। क्या हो जाता फिर? तानाशाह हो जाता। लेकिन वो तानाशाह होने के साथ में सवरीन भी है, तब उसको बोलते निरंकुश। प्राचीन समय के राजाएं, ऑटोक्रेसी इसी को कहा जाता है, और उसको ऑटोक्रेट कहा जाता है। निरंकुश बोलेंगे। बिना किसी प्रतिबंध के तानाशाही करने वाला तानाशाह, और पूर्ण संप्रभु हो और आपका बिना प्रतिबंध के, तब वो उससे भी सुप्रीम लेवल हो जाता है, तानाशाह से भी ऊपर हो जाता है। उसको क्या बोलेंगे आपका भैया? ऑटोक्रेसी हो जाती है, ऑटोक्रेसी। निरंकुशता की भावना आ जाती है। भारतीय संविधान है क्योंकि आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने का सर्वोपरि अधिकार, यानी कि मैंने आपको समझाया आज ही, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि इनर और आउटर सवरीन हमारी कंट्री है, क्योंकि कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देश नहीं दे सकती। अब ऐसा थोड़ी हम अमेरिका के हिसाब से काम करेंगे कुछ, या पाकिस्तान जो कह देगा हम उस हिसाब से काम करेंगे, नहीं भैया, हम बाहरी संप्रभु हैं। देश से बाहर के जो डिसीजन है उनको हम ना मानने के लिए भी, अमेरिका ने क्या बोला है, हम संप्रभु, हम डिसीजन लेंगे कि हम नहीं करेंगे इस चीज़ को, तो क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सॉवरेनिटी। समाज के प्रत्येक वर्ग को साधना, वो समाजवाद होता है। पिछड़े को भी साधा जाए, समाज के हर वर्ग तक लाभ पहुंचे, ये समाजवाद है। धर्मनिरपेक्ष होने की बात आगे करेंगे, क्योंकि किसी भी धर्म की तरफ झुकाव ना होना, सिक्योर आप जानते हैं। संविधान तैयार करने वाला पहला देश कौन सा था? कहाँ का संविधान सबसे पहले बना है? बोलो भाई फटाफट से बताएंगे। यूएसए, 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 एकदम से ठीक है। क्यों आपका यूके क्यों नहीं? क्योंकि तैयार होने की बात हो गई। हमने बोला जब प्रिपेयर होता है तो प्रिपेयर होने का मतलब है लिखित है, और अलिखित तो कैसा होता है? वो डेवलप्ड होता है। ये मेड होता है, मेड, बनाया जाता है। ये प्रिपेयर, वर्ड्स पे ध्यान देना, छोटे छोटे वर्ड्स पे, ठीक है। यहीं पे अगर मैं इस शब्द को ना लिख के बोलता कि पहला संविधान किस देश का, तो हम यूके बोलते, लेकिन प्रिपेयर शब्द आ गया। विश्व का सबसे प्राचीन एवं अलिखित संविधान किस देश का है? क्या बोलेंगे? छुटकू प्रश्न, उड़ा दो इसको। कौन सा है? ब्रिटेन का है। इसका है? ब्रिटेन का है। भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना था? भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना था? 1,17,369 शब्द, और अभी तो वर्तमान में 1.5 लाख हो चुके हैं शब्द, ठीक है, बढ़ते बढ़ते। निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता का मुद्दा उठाया था? ऑस्टिन। स्कोर जरूर लिखना दोस्त कमेंट सेक्शन में अपना, आपका कितना स्कोर रहा। और जितने दोस्त पीडीएफ के लिए पूछ रहे थे, मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, आज अंतिम बार इस बारे में बोलूंगा, आज के बाद आंसर नहीं करेंगे। आप अपने नोट्स प्लीज खुद बनाइए, मजा आ जाएगा कसम से। जब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, हम एक दिन में सब कुछ नहीं जान सकते हैं। जब हमारी यात्रा, अभी 3 दिन हो चुके हैं, समय यूं ही बीत जाता है। आपके जीवन के इतने वर्ष यूं ही चले गए, आप देखेंगे 6 महीने भी यूं ही चले जाएंगे, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप सुप्रीम लेवल पे होंगे।
ये पीडीएफ के लिए हम देखेंगे रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में आप जाएंगे, एप्लीकेशन में दूसरा ही फोल्डर है पेड क्लास के बराबर में फ्री कोर्स। फ्री कोर्स में जैसे ही आप जाएंगे ऊपर आएगा सबसे ऊपर RW SSC एग्जाम्स SSC फाउंडेशन नायक बैच, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे 5 टीचर्स के फोटो आएंगे, राहुल सर का, उनकी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो विपिन सर का, ठीक है, आपके शोभित सर का, फिर मेरी क्लास का और संजीव सर, उस क्लास पे क्लिक करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सॉल्यूशन हो गया, बात समझ में आ गई, थम्स अप करके जाओ। कोई भी पूछेगा उसको भी समझा दोगे, क्योंकि तुमने मुझे ये समझो परेशान कर दिया, पीडीएफ 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 पीडीएफ। मेरे पास इतने मैसेज है पीडीएफ के लिए, मैंने कहा यार तुम पढ़ते नहीं हो, तुम समझौता कर रहे हो अपने साथ में और मजे लेने के चक्कर में हो। आपकी फैमिली कुछ देख रही है, ड्रीम्स आपके लिए, वो सोच रहे हैं कि ये बच्चे हमें साधेंगे, लेकिन तुम ढूंढ रहे हो कंफर्ट। जो कंफर्ट ढूंढेगा वो साथी इतिहास नहीं रच सकता, ये बात देख लेना तुम, ठीक है ना। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, और उस कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आइए, मेहनत कीजिए, खुद को सितारा बनाइए, तभी बनोगे। नमस्ते, कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और नेक्स्ट टॉपिक कल हमारा होगा भारत के संवैधानिक विकास को धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी थी, भारत के संवैधानिक विकास में उसका क्या रोल है, उसके बाद में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होते हुए 1935 के अधिनियम के बाद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक आएंगे। फिर हम उसके बाद में पढ़ेंगे संविधान सभा को, संविधान सभा की मांग कैसे उठी थी, संविधान सभा बनाने वाले, संविधान सभा में कौन कौन लोग थे, क्या परेशानियां उनके सामने थी, क्या टारगेट्स थे, ठीक है। और फिर आप जानते हैं फिर जनरली हमारी सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी। थैंक यू, नमस्ते। ठीक, बात क्लियर है इतनी, आगे चलें, यहां तक की बात समझ गए, आगे आते हैं। मैंने बोला विधायिका में कौन कौन आएंगे जरा बताएं। 3 विभाजन हमने किए, कैसा विभाजन था ये भैया, ये क्षैतिज वितरण हमने किया था, क्षैतिज वितरण। दूसरा अंग बताइए कौन सा था, दूसरा अंग था हमारा क्या, कार्यपालिका। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वितरण जो है किस प्रकार का वितरण है, एग्जीक्यूटिव है। और तीसरा क्या था हमारा, ज्यूडिशरी, न्यायपालिका। अब इसमें क्या क्या समाहित होगा, इसमें क्या क्या आपका शामिल होता है, वो हमको पढ़ना है। तो विधायिका का कार्य समझ गए, क्या कार्य है भैया, कानून निर्माण का कार्य है। और कानून निर्माण का कार्य भी 2 तरह से होगा, एक केंद्र स्तर पर होगा और एक राज्य स्तर पर। जब बंटवारा 2 स्तरों पर हो तो उसको क्या कहते हैं, कल मैंने आपको बताया था, जरा बताएं, संघवाद, फेडरल इसी को कहा जाता है। यानी केंद्र, सेंट्रल लेवल पर लॉ मेकिंग कौन करेगा, और स्टेट लेवल पर लॉ मेकिंग का कार्य किसका होगा। तो केंद्र स्तर पर कौन होती है लॉ मेकिंग के लिए भैया, संसद होती है। संसद कौन होगी, संसद होगी। और संसद में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, 2 सदन है, कौन कौन से, राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस कहते हैं,